इस वीडियो में हम विशिष्ट कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा। यदि कोई शिक्षण संस्थान नियोक्ता द्वारा संचालित की जाती है तथा इसी शिक्षण संस्थान में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, तो कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्य ऐसे ही क्षेत्र में ऐसी ही शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने पर जो लागत आती के बराबर होगी। यानी कि उसी तरह की शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने पर जो लागत आएगी वो कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा का मूल्य मानेंगे। इस संबंध में यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से कुछ राशि वसूल की है तो वो घटा देंगे, बाकी सुविधा का मूल्य हो जाएगा। और यदि ये सुविधा नियोक्ता का व्यय, इस सुविधा पर नियोक्ता का व्यय 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है तो कर्मचारी के बच्चों को दी गई ऐसी शिक्षा सुविधा का मूल्य पूर्णतः कर मुक्त होगा। यानी 1,000 रुपये प्रतिमाह तक है उसमें खर्चा, तो ऐसी स्थिति में फिर वह पूर्णतः कर मुक्त होगा, अन्यथा कर योग्य होगा। यहाँ एक कोर्ट का डिसीजन है जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यदि सुविधा का मूल्य 1,000 प्रतिमाह प्रति बच्चे से अधिक हो तो 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे से अधिक हो तो अनुलाभ की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। अनुलाभ में के मूल्य में से 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे की कटौती नहीं दी जाएगी। यानी कि अधिक के कर योग्य नहीं होगा, केवल अधिक के कर योग्य नहीं होगा, संपूर्ण राशि कर योग्य होगी, सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। तो नियोक्ता के बच्चों को कर्मचारी के बच्चों को नियोक्ता द्वारा संचालित अगर शिक्षण संस्थान में शिक्षा की सुविधा मिलती है तो ऐसी सुविधा उसी क्षेत्र में, ऐसे ही क्षेत्र में उसी प्रकार की शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने पर जो लागत लगती उसके बराबर उस सुविधा का मूल्य माना जाता है। यदि 1,000 रुपये तक की है, ऐसा मूल्यांकन 1,000 रुपये तक का है तो ऐसी स्थिति में वो कर मुक्त होगा। 1,000 रुपये से ज्यादा है तो संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। उक्त 1,000 रुपये तक वाली राशि कर मुक्ति केवल कर्मचारी के बच्चों के लिए उपलब्ध है। कर्मचारी के बच्चों के अलावा अगर किसी को सुविधा मिली है तो वो कर योग्य होगी। अन्य शिक्षण संस्थान, यानी कि ये तो कौन सी शिक्षण संस्थान थी जिसमें कर्मचारी नियोक्ता द्वारा संचालित और प्रबंधित शिक्षण संस्थान था और उसी में उसके कर्मचारी के बच्चे पढ़ रहे थे। यदि अन्य किसी शिक्षण संस्थान में जिनमें नियोक्ता का नहीं है तो ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य वह राशि मानेंगे जो वास्तव में नियोक्ता ने वहन की है। वह राशि जो नियोक्ता ने वहन की है वह सुविधा का मूल्य मानेंगे। किंतु यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की सुविधा सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, न कि केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए तो तभी है, मतलब केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के जो संचालित और प्रबंधित शिक्षण संस्थान वाली सुविधा है वह उनके केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए है, अन्य कर्मचारियों के लिए नहीं है। जबकि अन्य शिक्षण संस्थान में अगर ये सुविधा दी गई है तो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। यदि नियोक्ता कोई छात्रवृत्ति देता है, स्कॉलरशिप देता है, तो छात्रवृत्ति की राशि पूर्णतः कर मुक्त होगी। यानी कि स्कॉलरशिप के रूप में कोई राशि देता है कर्मचारी के बच्चों को तो वो पूर्णतः कर मुक्त होगी। फैसिलिटी ऑफ लाइट, वाटर एंड गैस, बिजली, पानी और गैस की सुविधा। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी के नाम से आए हुए पानी, बिजली, गैस आदि के बिलों का भुगतान किया है तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए, यानी विशिष्ट हो या सामान्य, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी और सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि होगी, क्योंकि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान है और कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान करता है तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ होगा। अब केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कब होगा कर योग्य? यदि नियोक्ता ने बिजली, पानी, गैस की सुविधा प्रदान की है तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी और सुविधा का मूल्य निम्न राशि होगी। सुविधा प्रदान की है, यदि उक्त सुविधा नियोक्ता ने अपने ही साधनों से प्रदान की है तो ऐसी सुविधा का मूल्य इस सुविधा के लिए नियोक्ता को आई लागत के बराबर होगी।
यानी कि नियोक्ता ने अपने साधनों से प्रदान की है। जैसे बिजली कंपनी अपने कर्मचारियों को अगर बिजली की सुविधा प्रदान करती है तो उसके लिए उसकी जो भी लागत आएगी वो सुविधा का मूल्य होगा। यदि उक्त सुविधाएं नियोक्ता ने बाह्य साधनों से, एक्सटर्नल सोर्स से लेकर दी है, कर्मचारी को उपलब्ध कराई है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि के बराबर होगी। यानी नियोक्ता ने जो भी राशि बाहरी जो सोर्स है, सप्लायर है, उसको चुकाई है, उसके बराबर सुविधा का मूल्य होगा। यदि नियोक्ता ने उक्त सुविधा हेतु कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है तो वसूल की गई राशि को उक्त मूल्य में से घटा दिया जाएगा और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगा। फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन और स्वीपर। घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फर्राश की सुविधा। यदि घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फर्राश आदि की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है और भुगतान कौन करता है? नियोक्ता करता है। नियुक्ति इनकी किसने की? कर्मचारी ने की। भुगतान किसने किया? उनके पारिश्रमिक का नियोक्ता ने किया। तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि के बराबर होगा और सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। ये किसके लिए है? सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। यदि इन व्यक्तियों की नियुक्ति नियोक्ता ने की है, नियोक्ता द्वारा की गई है, और भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किए गए हैं, यानी दोनों कंडीशन है, नियोक्ता ने नियुक्त किया, भुगतान भी, पारिश्रमिक का भुगतान भी नियोक्ता ने किया है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि होगी, किंतु केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य होगी। यानी कि यदि इन नौकरों को, घरेलू नौकर, माली, चौकीदार या फर्राश को कर्मचारी नियुक्त करता है, नियोक्ता उसका भुगतान करता है, तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। नियोक्ता ही नियुक्त करता है, नियोक्ता ही भुगतान करता है, तो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। और सुविधा का मूल्य क्या होगा? जो वास्तव में चुकाई गई राशि है, नियोक्ता ने उनको जो वास्तव में पारिश्रमिक उनका चुकाया है, वो राशि सुविधा का मूल्य होगा। यदि नियोक्ता ने बदले में कुछ राशि कर्मचारी से वसूल की है, इन सुविधाओं के लिए कोई राशि वसूल की है, तो वो राशि घटा दी जाएगी और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगा। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, यदि जैसे माली की नियुक्ति है, नियोक्ता के स्वामित्व वाला मकान है और वहां माली की सुविधा उसने प्रदान की है, मतलब मकान किसका है? नियोक्ता का है, और माली की सुविधा किसमें दी है? मकान में दी हुई है, तो नियोक्ता द्वारा माली को चुकाई गई राशि को अनुलाभ नहीं माना जाएगा और यह सुविधा कर्मचारी के लिए कर मुक्त है। यानी कि उस मकान में माली की सुविधा दी है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी के लिए अनुलाभ नहीं माना जाएगा, कर मुक्त होगा, सुविधा कर्मचारी के लिए। ट्रेवल फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। यानी कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, परिवहन का कार्य है, में जो नियोक्ता संलग्न है उसमें द्वारा यात्रा सुविधा का मूल्यांकन, यानी ट्रेवल फैसिलिटी दी है परिवहन कार्य में लगी संस्था द्वारा, परिवहन कार्य में लगी संस्था द्वारा, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जो भी संस्था काम कर रही है, वो अपने कर्मचारियों या उसके परिवार के सदस्यों को, अपने कर्मचारियों को या उनके परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने अथवा माल को ले जाने की सुविधा प्रदान की है। यानी कि उनको खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा दी है या माल को ले जाने की सुविधा प्रदान की है। तो ऐसी सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो परिवहन संस्था द्वारा सामान्य व्यक्ति से ऐसी सुविधा के लिए वसूल करती। यानी कि वही फैसिलिटी अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को वह परिवहन संस्था प्रदान करती, तो उससे जो राशि वसूल करती वही राशि सुविधा का मूल्य मानेंगे, कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य मान लेंगे। यदि नियोक्ता ने ऐसी सुविधा के लिए कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है, कोई राशि कर्मचारी से ली है, तो उस राशि को सुविधा के मूल्य में से कम कर दिया जाएगा और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगा। तो ये तो सामान्य सी बात है कि जब भी कोई सुविधा दी गई है और उसके बदले में कर्मचारी से जो भी उस सुविधा के बदले कोई राशि प्राप्त की है, तो अपन प्रत्येक स्थिति में उसको सुविधा के मूल्य में से घटा देते हैं और शेष राशि ही कर योग्य करते हैं। यहाँ भी वही बात लागू है कि यदि कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है सुविधा के लिए, तो उसका मूल्य कम कर देंगे और शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। यदि ऐसी सुविधा
सेवा मुक्त कर्मचारी को, यानी कि किसी कर्मचारी को सेवा से मुक्त कर दिया, उसको मिली हो, अथवा कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवारजन को प्रदान की जाती है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य 0 होगा। यानी कि कर्मचारी को सेवा मुक्ति पर या कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को यह सुविधा दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस सुविधा का मूल्य 0 माना जाएगा, यानी कर मुक्त हो जाएगी। रेलवे और एयरवे के कर्मचारी, रेलवे और एयरवे के कर्मचारियों को प्रदान की गई यह सुविधा कर मुक्त होगी। रेलवे और एयरवे इसमें शामिल नहीं है, यहाँ तो परिवहन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में बाकी शामिल होंगे। रेलवे और एयरवे के कर्मचारियों को यह सुविधा अगर प्रदान की गई है तो वह सुविधा कर मुक्त होगी, उस सुविधा का कोई मूल्य नहीं माना जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।